नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपने यूट्यूब चैनल अर्थग्राफी के माध्यम से एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट के संदर्भ में बात करेंगे और हमारा यह प्रैक्टिस सेट पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित होगा। इस कड़ी में मेरा यह पहला पार्ट है, भाग 1, और इस भाग में स्पेशली 30 प्रश्नों को मिला करके 60 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला तैयार की गई है। और यह प्रैक्टिस सेट हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो प्रत्येक 30 प्रश्नों के समूह हैं, ये किसी न किसी एक महत्वपूर्ण विशेष तथ्य से संबंधित हैं। जैसे मेला से संबंधित 30 प्रश्न, स्पेशली पर्यावरण के दिन और दिवस से संबंधित 30 प्रश्न, विज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न, यानी पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सब से करीब 30 प्रश्नों की यह हमारी श्रृंखला तैयार की गई है। और ये कुल मिलाकर के 20 भाग के वीडियो बनेंगे, हमारे द्वारा बनाए जाएंगे, और लगभग हर भाग में 60 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला तैयार की गई होगी। और यह प्रैक्टिस सेट हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो प्रश्न आपके सामने आएंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर प्रश्न से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं तो प्रश्नों की व्याख्या के दौरान कुछ ऐसे टिप्स आपको बताए जाएंगे कि हाँ, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो आप उस चीज़ को फोकस करिएगा। और स्पेशली आप पर्यावरण से संबंधित जो हाल ही में समसामयिकी घटित हुई हैं उनको भी आप पढ़ लें और पढ़ें और अध्ययन करें। चलिए आगे चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट पर। इस प्रैक्टिस सेट के चरण में जो हमारा पहला प्रश्न आता है वो स्पेशली भारत के 18 जैवमंडल रिजर्वों से संबंधित है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के 18 जैवमंडल रिजर्व में से कितने जैवमंडल रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, पूछा जा सकता है कि कुल कितने जैवमंडल रिजर्व हैं। तो टोटल कितने जैवमंडल रिजर्व हैं? टोटल 18 जैवमंडल रिजर्व हैं। कितने? 18 जैवमंडल रिजर्व हैं। और एक और कैटेगरी इनमें स्थापित की गई है, वह है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन 18 में से यूनेस्को ने कुछ को अपने अंडर में किया हुआ है। तो ऐसे कुल कितने रिजर्व हैं? उत्तर है इसका 12। क्या उत्तर है? 12 इसका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या वास से संबंधित है? वास मतलब हैबिटाट, पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है, क्षेत्र जिसमें एक प्रजाति रहती है, खाद्य जल में एक प्रजाति का कार्य, ये सभी। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट आंसर आपका लग रहा है वो देखिए, अगर क्षेत्र हम करेंगे तो संपूर्ण पर्यावरण अछूता रह जाएगा। खाद्य जल को अगर मारते हैं तो इसमें भी संपूर्ण पर्यावरण आपका अछूता रह जाएगा। जब हम उत्तर नंबर ए मारते हैं, पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है, तो यह उत्तर जो है आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? अपमार्जक को अंग्रेजी में डिकम्पोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर। इन्हें प्रकृति के मेहतर के नाम से भी जाना जाता है, स्कैवेंजर ऑफ नेचर। इसके अंतर्गत जीवाणु तथा कवक और जैसे गिद्ध वगैरह हो गए, ये सब स्कैवेंजर के अंतर्गत आते हैं। दीमक वगैरह भी स्कैवेंजर के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें हम पृथ्वी के अपमार्जक के रूप में जानते हैं। चौथा प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो ये प्लास्टिक है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में पांचवा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यह प्रश्न थोड़ा सा कठिन लग रहा है कि पिकनिक मनाना तो नहीं हो सकता कि हम जाएं, क्षेत्र भ्रमण करें पिकनिक मनाने के लिए। मनोरंजन भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष और सरकारी योजना का निर्वाह हो सकता है। ये दोनों उत्तर आपके सही हो सकते हैं, ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, बट यहाँ पे हम सही सरकारी योजना के निर्वाह को माने हुए हैं इसको।
अगला आपका छठा प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो निम्न में से कौन सा पर्यावरण का अध्ययन का घटक नहीं है। तो मानव, वायुमंडल, जलमंडल और यहाँ पे ये सौर मंडल दिया हुआ है स्पेशली। तो इसका जो उत्तर सही होगा ये आपका सौर मंडल सही होगा। क्या सही होगा? सौर मंडल। अगले प्रश्न की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 आपका। अभी हम प्रश्न नंबर 7 पर हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये कन्फर्म है। ये बहुत ही सरल प्रश्न है। कब मनाया गया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को एक सम्मेलन हुआ था पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी में। और प्रत्येक 1974 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को यह पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। तो कब से मनाया जा रहा है? तो 5 जून 1974। और पहली बार पर्यावरण के संदर्भ में सम्मेलन कब हुआ था? वैश्विक सम्मेलन 5 जून 1972। 5 जुलाई जब ऑप्शन में आता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप 5 जून सही माने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? जब भी हम वायुमंडल पढ़ते हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन के बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के बाद नंबर आता है आपके यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन का नंबर आता है। ठीक है, तो आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर हाइड्रोजन इत्यादि गैस जो है शामिल किए जाते हैं। 9वां प्रश्न है कि EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया है। तो ये जनरली इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। आप इतना समझ लीजिए कि पर्यावरण से संबंधित डेवलपमेंट की बात 1970 के दशक में की गई थी, अर्थात 1965 से लेकर के 1975 के बीच में सबसे पहले। लेकिन स्पेशली अगर स्पेशलाइजेशन इसमें दिखाया जाए, क्योंकि 1967, 1971, 1969, 1973 ये सभी 1965 से 1975 के बीच के वर्ष दिए गए हैं। तो इसमें से 1969 आपका सही है। अगला है लंदन धूम्र। लंदन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लंदन एक जगह का नाम है। और धूम्र जो है धुएं और कोहरे से मिलकर के बना हुआ है। धूम्र को अंग्रेजी में हम स्मॉग कहते हैं। SMOG। स्मॉग जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। SMOK है और फॉग है। स्मॉग का SM और फॉग का OG मिला करके स्मॉग कहा गया है, अर्थात ऐसा कोहरा जिसमें जहरीले गैसें या धुएं की मात्रा मिली हुई हो उसे हम स्मॉग के नाम से जाने जाते हैं। स्पेशली ठंडियों के समय में यह समस्या भारत के दिल्ली या NCR रीजन के लिए ख़तरनाक हो जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लंदन धूम्र पाया जाता है। तो धूम्र जो कोहरा होता है, कोहरा तो स्पेशली सुबह के समय में पाया जाता है। तो शीतकाल में सुबह के समय इसका जो आंसर होगा वो सही होगा। ठीक है, यहाँ पे इसी उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरणीय अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। किसके द्वारा संबोधित करती है? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से। तो आप इसका उत्तर देख लीजिए क्या है। यहाँ पे सबसे जो बेटर आंसर लग रहा है वो आपका डी लग रहा है, अर्थात 11 का कौन सा सही है? डी सही है। ये आपके टीचिंग से संबंधित है, इन्वायरमेंटल पेडोलॉजी बेटा। ठीक है, 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो यहाँ पे आप विश्व पर्यावरण दिवस अच्छे से जानते हैं कि यह कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? एक जल दिवस है और एक पृथ्वी दिवस है।
पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ये आपका गलत है, अर्थात यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तंबाकू निषेध दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, आप यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, इसको आप अपने आंसर में टिक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती हैं। तो आपका जो इसका उत्तर यहाँ पे कूट में से देखना है, 1 2 3। निश्चित रूप से विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागरों जलों में मिलती हैं, सागरी जलों में मिलती हैं। और विश्व की 1/3 जो है अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। आप सभी जो जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी जो बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में स्थित क्वींसलैंड प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। इसकी कुल लंबाई 1920 किलोमीटर है। इसको प्रवाल भित्ति के नाम से भी जाना जाता है। इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्र, ये लगभग इलाका ही यही है। यहीं पे एक कोरल सागर पाया जाता है। कौन सा सागर पाया जाता है? कोरल सागर। तो कोरल सागर का जो नामकरण हुआ है स्पेशली इन्हीं प्रवाल भित्तियों के आधार पर ही हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा निश्चित रूप से जो ये आपकी प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, जो आपके प्रवाल होते हैं, ये अत्यधिक मात्रा में अपने अंदर जैव विविधता को समाहित किए हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही है 1 2 3 सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही टफ है, दे दिया गया है। IIPS मुंबई इसका आंसर सही है। यहाँ पे जो है इस तरह की इनिवेस कहा जाता है इसको, जो कि जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र से संबंधित है। स्पेशली जनसंख्या से संबंधित जो कार्य हुए हैं ये मुंबई में हुए हैं और हैदराबाद में हुए हैं। तो इस आधार पर आप इसका उत्तर मार सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? देखिए, ऐसा तो प्रश्न अभी तक फ़िलहाल नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर इस प्रश्न का आपको आंसर देना है तो इसका जो है अमीर खुसरो, इसका उत्तर अमीर खुसरो हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। आपका प्रश्न संख्या 16 आ जाता है। विश्व पर्यावरण 2018 का मुख्य विषय थीम क्या है? विश्व पर्यावरण 2018 का जो मुख्य विषय थीम था वो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। नहीं, आपका जो सी था यह था, इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें पूरे देश भर में, इसलिए आपके उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़े स्तर पर जो प्लास्टिक या पॉलीथीन वाली जो पॉलीथीन आती थी, इन सबको बड़े पैमाने पर बंद कर दिया गया था। इनका एक मानक तैयार किया गया था। हालांकि अब यह प्रश्न बहुत ही पुराना हो चुका है। इस संदर्भ में विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम जरूर पूछा जा सकता है। इसमें 2020 का जो थीम है, यह जो केंद्रित देश था वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान इसको जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 को ट्रीट कर रहा था और इसमें स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी या पूरी तरह से रिस्टोरेशन ऑफ द अर्थ पर फोकस किया गया था। नेक्स्ट है 17वां, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बन टैक्स एक प्रकार का ऐसा टैक्स है कि जो उद्योग धंधे या कल कारखाने जितना अधिक कार्बन का उत्पादन करेंगे वो उतना अधिक टैक्स सरकार को पे करेंगे। तो इसका जो उत्तर सही है, आपके हिसाब से कौन सा उत्तर सही हो सकता है? चीन ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं, वो तो अपने अलग ही अंदाज में रहता है।
मलेशिया, थाईलैंड। यहाँ पे संभावना उठती है चीन और सिंगापुर को लेकर के। तो सिंगापुर स्पेशली डेवलप कंट्री है, जो बहुत ही छोटा देश है और अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। स्पेशली सिंगापुर का जो पोर्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सिंगापुर इसका जो उत्तर है वह सही होगा, इसका उत्तर सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। तो हमें लगता है कि यह उत्तर आपके लिए सबसे सरल होगा, इसका चौथा सही है डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायवीय कारक या ये सभी। तो ये भी आपके लिए बहुत ही सरल है, इसका जो ऑप्शन है ये डी है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, ऋणात्मक, संज्ञानात्मक, ये सभी, धनात्मक। अब यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मानव पर्यावरण संबंध जो एक संकल्पना है, इस संकल्पना का प्रतिपादन इसलिए हुआ था कि मनुष्य एवं पर्यावरण के बीच जो भी संबंध हैं वो हमेशा सकारात्मक रूप में अपने आप को स्थापित करते रहें। मनुष्य के द्वारा ना तो पर्यावरण का गलत इस्तेमाल किया जाए और पर्यावरण के द्वारा ना ही मनुष्य का ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जाए। अर्थात यहाँ पे ऋणात्मकता तो कतई नहीं है। ऋणात्मकता अगर नहीं है तो ये सभी आपने दोनों उत्तर आपके जो हैं गलत हो गए। ठीक है, दोनों, एक आपका डी, एक आपका ये गलत हो गया ये, और एक आपका ये गलत हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक आपका संज्ञानात्मक आता है और दूसरा आपका धनात्मक आता है। तो संज्ञानात्मक और धनात्मक में अगर एक चुनना होगा तो हम बात करेंगे धनात्मक का। ठीक है, तो मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है, इसमें हमेशा सकारात्मकता की बात की गई है। अगला प्रश्न आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज़, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। अब यह प्रश्न आपके सामने दोबारा मिला है, तो इसका उत्तर क्या है? आप सभी उत्तर दे सकते हैं, प्लास्टिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है SO2, H2S, यस, SF6। तो यस और SF6 दोनों तो आप तुरंत हटा दीजिए। अब बात आती है SO2 की और H2S की, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। तो निश्चित रूप से जो सबसे ज़्यादा सल्फ़र की मात्रा है ये आपका डी है, और इससे अम्ल वर्षा की जो संभावना होती है वो प्रबल हो जाती है। और मथुरा जो तेल शोधन रिफाइनरी है आपके आगरा के पास, इससे जब तेल का शोधन होता है तो यहाँ के वायुमंडल में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का विसर्जन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, और बाद में इसी गैस के जो अणु होते हैं वर्षा के साथ मिल करके आगरा के ताजमहल पर जब बारिश होती है तो एक प्रकार से चट्टानों का क्षरण होने लगता है, और आगरा के ताजमहल में चट्टानों का जो कलर हो पीलापन पड़ने लगता है। इसको स्टोन लेप्रोसी के नाम से जाना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होती है इसको क्रैकिंग गैस बोलते हैं। क्रैकिंग गैस इसलिए बोलते हैं कि कहा जाता है कि अगर चट्टान पर भी इसका लगातार प्रवाह किया जाए तो चट्टान जो होते हैं वो दो खंड में टूट जाते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन है? ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तापमंडल तो कतई नहीं हो सकता सबसे ठंडा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तापमान होता है वो आपके तापमंडल में होता है। आपका मध्यमंडल है। मध्यमंडल के बाद अगला ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पे है क्षोभ मंडल और आयन मंडल। आयन मंडल तापमंडल के बाद का होता है। इसमें जितने भी यहीं से जो रेडियो की किरणें होती हैं वो वापस होती हैं। अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस अर्थात ध्रुवीय ज्योति प्रकाश आपके आयन मंडल में दिखाई देता है, और इसी परत को कई उप परतों में भी विभाजित किया गया है, जैसे ई एफ डी ई एफ जी, ऐसे ही कुछ परतों में इसको डिवाइड किया गया। एग्जैक्ट अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, और DEFG है, ऐसे ही है कुछ। और क्षोभ मंडल में हम लोग निवासी करते हैं, तो यहाँ पे इतना कम तापमान नहीं है।
अर्थात मध्यमंडल जो आता है, जो आपका ऑप्शन बी है वो मध्यमंडल है। मध्यमंडल ही इसका सही उत्तर है, क्योंकि पूरी पृथ्वी के अगर कम तापमान की बात करते हैं तो पूरी पृथ्वी का जो सबसे कम तापमान पाया जाता है ये अंटार्कटिका के वोस्टाक प्रदेश में -87.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। लेकिन मध्यमंडल में, जिसे हम मध्य सीमा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसे हम तापमान की न्यूनतम सीमा के नाम से जानते हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर सही है वो आपका बी है, मध्यमंडल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान के द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा या अध्ययन के द्वारा? तो आपका उत्तर आपको पता चल गया होगा कि क्षेत्रीय भ्रमण यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है 25, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? अबायोटिक, बायोटिक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती, कोई नहीं। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया उत्तर जो है, कहा जाता है कि पर्यावरण जैविक एवं अजैविक संघटक है। तो ये अबायोटिक एवं बायोटिक घटक आ जाएगा। 25 का जो है आपका ए सही है। 26वां, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक? तो टुंड्रा मरुस्थल सवाना, ये बहुत ही कम यहाँ पे उत्पादन होता है। इनकी जो नेट प्रोडक्टिविटी होती है बहुत ही कम होती है, और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अर्थात इसका जो है ये सही है, ए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार पाया जाता है? तो उत्तर बिल्कुल, इसके पहले भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें ऐसी है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण गैसें आती है वो आपकी ऑक्सीजन है। तो ये दोनों मिला करके जो परसेंटेज है वो लगभग 99% है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो जिसमें मानव निवास करता है वही क्या है, सबसे निचली परत है। तो क्या है? क्षोभ मंडल। इसे मानव मंडल के नाम से भी जानते हैं, विक्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं, संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी प्रक्रियाएं इसी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? अब यहाँ पे अंग्रेजी महत्वपूर्ण हो जाती है, स्पेशली हम लोग हिंदी पढ़ रहे होते हैं। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। तो ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, मेसोस्फियर, मेसो का मतलब होता है मध्य, तो मेसोस्फियर मध्यमंडल नहीं होगा। और स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, आयन मंडल ये भी नहीं होगा। ट्रोपोस्फियर ये आपका क्षोभ मंडल से संबंधित है, जबकि स्ट्रेटोस्फियर आपका समताप मंडल से संबंधित है। यहाँ पे जो आपका उत्तर सही है, उत्तर जो है बी है, 29 का बी। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? लक्ष्य केंद्रित, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, उपयुक्त विधि। तो यहाँ पे उपयुक्त विधि है। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का जो गुण होता है तो ये उपयुक्त विधि माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बेटर जो ऑप्शन लग रहा है आपका यही है। ठीक है, ये हमारा 30 प्रश्न हो गया है, और ये सभी 30 प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण रहे हैं। आप इन 30 प्रश्नों का उत्तर दें और अपने आप को आंकें कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सही हो सकते हैं। हालांकि ये सभी प्रश्न बहुत ही सरल हैं, इनके इर्द गिर्द जो व्याख्याएं की गई हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले 30 प्रश्नों का समूह आ गया है। ये जो है इसमें स्पेशली मेला वगैरह की बात जो है की जाएगी, मेले वगैरह कहाँ लगते हैं, क्या है, कैसे है। प्रश्न संख्या 1, वर्ष 2020 में किस जैवमंडल रिजर्व को यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया? इसके पहले के सेट में हमने देखा था कि भारत में कुल 18 जो है जैवमंडल रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं,
और जिसमें से 12 रिजर्वों को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, और उसमें से अभी हाल ही में जिसे शामिल किया गया है वो आपका है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसका जो उत्तर सही हो जाएगा आपका ए। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वातावरण किससे बना है? धरातल, जलवायु, वायु और पानी, उपयुक्त सभी। यहाँ पे सबसे बढ़िया उत्तर उपयुक्त सभी है। पर्यावरण का समग्र दृष्टिकोण है विश्व का, शहर का, घर का, कस्बे का। समग्र दृष्टिकोण। देखिए, पर्यावरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होता है कि परिवार, या परिवार जहाँ पर परिवार रहता है, उससे बड़ा फिर कस्बे का होता है, और उससे बड़ा फिर किसका होता है? शहर का होता है। वास्तव में शहर को पर्यावरण का विरोधाभासी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पर्यावरण का समग्र दृष्टिकोण विश्व का होता है, अर्थात होल टेरिटरी, आवर होल टेरिटरी अर्थात पृथ्वी का संदर्भ यहाँ पे विश्व से है। सौर मंडल पर कहाँ जीवन संभव है? तो निश्चित रूप से सौर मंडल में कहाँ जीवन संभव है, ये प्रश्न तो बहुत सरल लग रहा है, लेकिन कुछ तथ्य इसमें सामने आ गए हैं, जैसे कि गगन में तो जीवन संभव नहीं हो सकता। हाँ, जल में जीवन संभव हो सकता है। और आप जानते हैं कि सबसे पहला जो जीवन हुआ था वो आदि सागर में हुआ था, जो कि एक जल में है। तो जल और पृथ्वी पे कन्फ्यूजन हो रहा है, या इन्हीं में से कोई एक सही होना चाहिए। आप अपना उत्तर मारें। आप अपना उत्तर जो है व्यवहारिक तरीके से मारें। जल कहाँ पाया जाएगा? पृथ्वी पर पाया जाएगा। तो जब तक पृथ्वी नहीं तब तक जल नहीं, अर्थात इसका जो उत्तर सही है वो आपका बी सही है। मेले का आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक है? योजना बनाना, केवल तैयारी, ए और बी दोनों, डी पूंजी। तो मेले का आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक है? प्रश्न बहुत ही टेढ़ा है। योजना बनाना, तो भाई योजना तो बनाना ही पड़ेगा। केवल तैयारी, ए और बी दोनों, पूंजी। यह प्रश्न थोड़ा कठिन लग रहा है। तो निश्चित तौर पर जब भी हम किसी कार्य को, देखिए पूंजी की भी ज़रूरत पड़ती है, तैयारी की भी ज़रूरत पड़ती है, योजना बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर इन तीनों ज़रूरतों की तरफ हम ध्यान देते हैं तो इसमें से ये वाला जो ऑप्शन है ये गायब हो जाता है, ए और बी। अर्थात इसमें से कोई एक ही सही है, या तो ए सही है, या तो बी सही है, या तो डी सही है। पूंजी लगाने से पहले और तैयारी करने से पहले हमें सबसे पहले क्या बनानी पड़ती है? योजना बनानी पड़ती है। इसीलिए हमारे लिए कौन सा उत्तर सही है? योजना सही है। मेले का शुभारंभ करने के लिए चाहिए, भाई मेले का शुभारंभ करना है हमें, उसके लिए हमें किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। छठा है आपका मुख्य अतिथि, दुकानों का आवंटन, मेले में शामिल होने वाले मुख्य लोगों का चयन। निश्चित रूप से इन सभी तथ्यों का ध्यान दिया जाता है। मुख्य अतिथि भी होते हैं, दुकानों का आवंटन भी किया जाता है, और स्पेशली जो बड़े मेले होते हैं, ये छोटे मोटे जो देहाती मेले होते हैं, इन सब की बात नहीं किया जा रहा। जैसे कि आपका पुष्कर हो गया, आपका कुंभ का मेला हो गया, और ये सब इन सभी मेलों की बात की जा रही है यहाँ पर। तो मेले का शुभारंभ के लिए उपयुक्त सभी जो हैं ज़रूरी होते हैं। अगला है पर्यावरण मेले में होना चाहिए। पर्यावरण मेले में होना चाहिए कि कोई ऐसा मेला है जो पर्यावरण से संबंधित है। वन्य जीव होने चाहिए, विलुप्त होते वन्य जीव होने चाहिए, ए और बी दोनों का चार्ट, इसमें से कोई नहीं। तो स्पेशली अगर कोई मेला लगा हुआ है, लोकल लेवल पे भी लगा हुआ है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी दुकानें होनी चाहिए जो वन्य जीवों तथा विलुप्त होते वन्य जीवों के जो चार्ट हों वो हों। अब आप किसी भी मेले में वन्य जीव थोड़ो लेके जाएंगे, पता लगा कि अपना शिकार, शेर जो है अपना शिकार करना प्रारंभ कर दिया। विलुप्त होते वन्य जीवों को भी हम नहीं लेके आ सकते, क्योंकि यह पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक होता है और उनके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगेगा। ए और बी दोनों का चार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों का चार्ट होना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है,
पर्यावरण मेले में किसके दुष्परिणामों के ऊपर नृत्य नाटिकाएं होनी चाहिए? पेड़ कटाई के ऊपर, अति चराई के ऊपर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। अगर आपको इसका उत्तर व्यवहारिक तौर पर मारना होगा तो आप कौन सा उत्तर मारेंगे? सी मारेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, पर्यावरण मेले के आयोजन में छात्रों को कितने समूहों में बांटकर काम सौंप सकते हैं? तो यह बहुत ही टफ प्रश्न है, बहुत ही कठिन प्रश्न है। एग्जैक्ट जब हम पढ़े रहेंगे तो तभी हमें मालूम चल पाएगा। हालांकि यहाँ पे जो सबसे अच्छा उत्तर हमें लग रहा है ये डी होगा। आपका लग नहीं रहा है, डी ही होगा। समूह 5, समूह 9, समूह 7, ये कोई निश्चित संख्या नहीं है समूहों की। जितना बड़ा मेला आप उतने बड़े समूहों में उतने ही समूहों में आप उसको बांट सकते हैं। चलिए, छात्रों को मेले के लिए कार्य किसके अनुसार होना चाहिए? नेता, क्लर्क, चपरासी। छात्रों को मेले के लिए कार्य किसके अनुसार होना चाहिए? नेता, क्लर्क, चपरासी, उक्त सभी। आप यहाँ पे अपना उत्तर मार दिए और आप अपना उत्तर सोच भी लिए हैं क्या हो सकता है। नेता, क्लर्क, चपरासी, उपयुक्त सभी। आपने उपयुक्त सभी सोचा होगा, जो कि गलत है। किसके अनुसार? अगर आप मेला पढ़े हुए हैं स्पेशली पर्यावरण में, तो आपको उत्तर पता चल गया होगा कि नेता, लीडरशिप एक होना चाहिए कि जो उनके कार्य हों एक लीडरशिप की तरह हों और सभी समूहों में बटे हुए हों और वो प्रत्येक क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हों। संपूर्ण मेले की जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए? संपूर्ण मेले की जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए? तो ये सभी जो हैं व्यवहारिक प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप व्यवहारिक तौर पर अपने जीवन में इस्तेमाल करके दे सकते हैं। ए शासन को, बी प्रशिक्षकों को, सी दुकानदारों को, डी जो है पुलिस को। तो शासन को, दुकानदारों को, पुलिस को, प्रशिक्षकों को, इसमें से सबसे सही उत्तर आपको क्या लग रहा है? आप अपना उत्तर दे चुके होंगे। इसका जो उत्तर है बी है, सबसे बेटर आंसर यही है। भैया आप कुछ लोगों को प्रशिक्षित करिए मेले के लिए और फिर उन्हें तमाम प्रकार की जिम्मेदारी दीजिए कि आप ये आपको करना है, इन लोगों का आपका ध्यान में रखना है, दुकानें यहाँ पे लगेंगी, ये सामान यहाँ पे बिकेगा। ये तमाम सारी चीज़ें किसको सौंपी जा सकती हैं? प्रशिक्षकों को सौंपी जा सकती हैं। शासन को, दुकानदारों को, पुलिस को, इनमें से किसी एक के लिए यह कार्य संभव नहीं हो पाता। दुकानदार दुकान चलाएगा कि आगे आपके मेले की जिम्मेदारी संभालेगा? कर सकता है, जिम्मेदारी उसकी भी होती है दुकानदार की, यानी सभी की जिम्मेदारी होती है, बट जो सबसे बेस्ट है वो प्रशिक्षकों को। 12वां प्रश्न है आपका, मेले के प्रत्येक समूह को किस प्रकार के दायित्व का आवंटन करना चाहिए? इसमें से लगभग जो आपके प्रश्न लग रहे हैं स्पेशली सीटेट के लिए विशेष महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न जो है सीटेट में पूछे जाते हैं। हालांकि ये आपके टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक समूह के मेले के लिए स्थान का चुनाव का, एक समूह को मेले के स्थान की स्वच्छता को बनाए रखने का, एक समूह को टिकटों की व्यवस्था एवं बिक्री का। तो सही है, ये तीनों सही हैं, तो अर्थात इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला ये तो पता था कि राजस्थान में आयोजित होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि जयपुर में होता है, कि जोधपुर में होता है, कि उदयपुर में या अजमेर में होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पुष्कर मेला का जो आयोजन होता है यह आपके अजमेर में होता है। कहाँ पे होता है? अजमेर में। देश में मौजूदा यातायात व्यवस्था है जहाजरानी, हवाई परिवहन, रेल एवं सड़क। तो आपका उपयुक्त सभी हैं। भारत में
किसका प्रमुख साधन है? माल भाड़े, यात्रियों के लिए, ए और बी दोनों। और भारत में रेल किसका प्रमुख साधन है? यात्रियों के लिए है, माल भाड़े के लिए है, गरीबों के लिए भी है, बट केवल गरीबों के लिए यहाँ पे नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा उचित है सी, ए और बी। तो गरीब जो हैं यात्रियों के लिए भी, यात्रियों में भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 16, भारत में रेल यातायात किसको संभव बनाता है? व्यापार को, तीर्थ यात्रा को, सैर सपाटा को, सभी चीज़ें इसमें जो है सही हैं। उपयुक्त डी, ये सबसे सरल प्रश्न है। 17वां जो है आपका, रेल यातायात देश के आर्थिक जीवन से संबंध है, यह किसके विकास को तेज करने में सहायता की है? तो यहाँ पे उद्योग हो गया, कृषि हो गया, और अगले आंसर की तरफ चलते हैं। ए और बी दोनों कोई नहीं, तो निश्चित रूप से ए और बी दोनों सही हैं। ये जो है एक तरफ कृषि और दूसरी तरफ उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच में कितने किलोमीटर चली थी? भाई हम तो जानते थे कि 1853 के आसपास शायद पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। और कितने किलोमीटर चलाई गई थी, ये हमारे लिए बहुत ही कठिन क्वेश्चन हो गया, प्रश्न हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि यह कुल कितने किलोमीटर के लिए चलाई गई थी? 35 किलोमीटर के लिए। रेलवे वित्त कब से सामान्य राजस्व से पृथक रहा? तो इसका जो उत्तर है आपका 1924 से 25 सामान्य वित्त से अलग रहा है। हालांकि बाद में फिर सामान्य वित्त में ही इसको शामिल कर लिया गया। रेलवे किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत है? रेलवे ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है उपयुक्त सभी। किस रूप में सड़क देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है? यातायात के रूप में, कर के, सुविधा के रूप में, और इनमें से कोई नहीं। तो यातायात के रूप में जो सड़क देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। तमाम चीज़ों का यातायात के माध्यम से यातायात के परिवहन, जो यातायात के साधन होते हैं या जो परिवहन के साधन होते हैं, उनके माध्यम से हम यात्री और माल भाड़ा के रूप में हम सड़क नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिलहाल अगर इसका उत्तर ही जानना चाहते हैं, इसका उत्तर जो सही है 1960 है। हालांकि मेरे द्वारा इन सभी प्रश्नों को एक बार पढ़ा गया है, ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे आ ही रहे हैं, लेकिन एक बार पढ़े होने की वजह से जो है सारे उत्तर आ रहे हैं। आप अपना उत्तर दें। भारतीय राजमार्ग अभियंता की स्थापना कब की गई थी? यह भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते। हालांकि पर्यावरण से संबंधित जितने भी वर्ष वगैरह होते हैं वो पूछे जाते हैं। और इसका उत्तर जो है ये है आपका 23 का। सेतु समुद्रम या सेतु भारतम कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बिल्कुल नया चीज़ है। 2012 से, 2015 से, 2016 से, 2017 से। जो सेतु भारतम है, यह परियोजना जो है 2016 से प्रारंभ की गई है। भारतीय नौवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? यह भी हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसका उत्तर जो है 1961 है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? ये महत्वपूर्ण है। तो पारादीप एक बंदरगाह है जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। उड़ीसा राज्य की राजधानी जो है भुवनेश्वर है, और यहीं पे पुरी का मंदिर भी है, कोणार्क का मंदिर भी है। ये तमाम चीज़ें उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। चिल्का झील भी जो है उड़ीसा में ही कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी माफ़ कीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का है। और अगला है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? पोत परिवहन क्षेत्र, तटवर्ती पोत परिवहन, तलछट निगम, नौवहन निगम। तो इसका अगर आपको उत्तर लग रहा होगा तो तटवर्ती पोत परिवहन
पोत परिवहन से ही संबंधित इसका आंसर सही है। और ये जो है, अब ये जो है आपका सही है, पोत परिवहन क्षेत्र से संबंधित। नागरिक उड्डयन प्रखंड के प्रमुख भाग हैं परिचालन, ढांचागत, नियामक। तो इसका जो है उपयुक्त सभी है, ये उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। हवाई परिवहन किन क्षेत्रों में है, सार्वजनिक, निजी? तो अभी तो फ़िलहाल दोनों क्षेत्रों में है। निजी क्षेत्रों में सभी योजनाओं को, सभी जितने भी हवाई परिवहन क्षेत्र हैं उनको निजी भागों में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे 29 का जो होगा सी सही होगा, क्योंकि अभी जो है निजी एवं सार्वजनिक दोनों में है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कब अस्तित्व में आया? ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कब अस्तित्व में आया? तो इसका उत्तर आपका क्या है? 1900 भारतीय विमानपत्तन पर ये 1995 के आसपास, 90 के दशक के आसपास हुआ था। तो 1995 इसका जो है आंसर सही है। और ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। लगभग 60 प्रश्नों के अध्ययन की श्रृंखला का अध्ययन 60 प्रश्नों की श्रृंखला का अध्ययन हमने कर लिया है। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो किसी एक विशेष टॉपिक से संबंध रखते हैं। आप कोशिश कीजिए कि उनके इर्द गिर्द के जो प्रश्न हैं आप उसको देख लें, किताबों से देख लें या अन्य जगहों से देख लें, ऑनलाइन आप देख सकते हैं, और उसका आप अध्ययन करें। वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हम फिर मिलेंगे अपने आगे के 30 प्रश्नों के कुल 60 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में भाग 2 के अंतर्गत। धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कोशिश करें कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।